हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये दृष्टि आईएएस का साप्ताहिक करंट अफेयर है, जिसमें जून माह के प्रथम सप्ताह को कवर किया गया है। ठीक है, इसमें टॉप 10 करंट अफेयर सम्मिलित किए गए हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीए के रूप में नामित किया गया है? खिजड़िया अभयारण्य, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, लोथियन द्वीप अभयारण्य और बैरन द्वीप अभयारण्य। ठीक है, 1 2 3, 2 3 4, 2 4 या 1 2 3 4। तो इसमें चारों को जो है कवर किया गया है। 1 2 3 4 आपका सही है। तो आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। समुद्री संरक्षित क्षेत्र होता क्या है? मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ऐसा क्षेत्र, एक सेकेंड जी, महासागर या तटवर्ती क्षेत्र का वह हिस्सा जहां मानवीय गतिविधियां जो है उसके आसपास के जल क्षेत्रों की तुलना में अधिक कठोर नियमों के अधीन होती हैं। मतलब जो गतिविधियां होती हैं, मानवीय गतिविधियां समुद्री संरक्षित क्षेत्र में, वो जो है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ में दी जाती हैं। आप आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ उसके साथ में रोकथाम लगाया जाता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं। और इससे क्या है कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत समुद्री संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य प्राकृतिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को उनकी मूल अवस्था में संरक्षित एवं सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब। और इसमें चारों क्षेत्रों को जो है शामिल किया गया है। खिजड़िया जो कि गुजरात में पड़ता है, भितरकनिका उड़ीसा, लोथियन द्वीप अभयारण्य पश्चिम बंगाल में पड़ता है और बैरन द्वीप अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अक्सर समाचारों में आने वाले लिग्नोसैट नाम है लिग्नोसैट नामक उपग्रह का क्या विशेषता है? यह विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। इसे रिसाइकिल प्लास्टिक कचरे से बनाया गया है। यह रूस द्वारा प्रक्षेपित एक नैनो सैन्य उपग्रह है। यह अपतटीय तेल रिसाव का पता लगाने के लिए समर्पित है। तो इसमें देखिए उत्तर इसका ए है। आप जो है इसको पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं और फिर इसका आंसर बाद में देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? विश्व का पहला जो है लकड़ी का उपग्रह है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो लिग्नोसैट जो कि जापानी शोधकर्ताओं ने बनाया है, जो है मैग्नोलिया की लकड़ी के साथ लकड़ी से। ठीक है, यह उपग्रह एल्युमिनियम कणों से निपटने के लिए जो हानिकारक एल्युमिनियम कण होते हैं, जो जैसे उपग्रह आपका धरती के ऊपर भेज दिया जाता है LEO में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो वहाँ पे जब घूमते रहते हैं तो जैसे जब उनका काम खत्म हो जाता है तब भी वो वहीं पे घूमते रहते हैं, नीचे तो आते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, ये वहाँ के जो एक क्षेत्र है उसको लगातार ये लोग पोल्यूटेड किए दे रहे हैं। तो अब इसको जो है मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है, जो कि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है लकड़ी, जो कि अपना कुछ समय के बाद में जो है ये ख़त्म हो जाएगी अपने आप। तो वहाँ पे कचरा बढ़ने से जो कचरा में लगातार कचरा बढ़ता जा रहा है वो कमी उसमें आएगी और धीरे धीरे जो है ये पर्यावरण को भी नुकसान कम करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको बनाया है किसने? जापानी शोधकर्ताओं ने बनाया है। और किसकी लकड़ी से? मैग्नोलिया की लकड़ी से। नाम है लिग्नोसैट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, बीटी कपास के पौधे बीटी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो कपास के प्रमुख कीट कपास वालवर्म को मारता है। ठीक है, बीटी बैगन को बैगन फल और सूट बोरर कीट प्रजातियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। गोल्डन राइस चावल के खाद्य भागों में विटामिन ए के अग्रदूत बीटा कैरोटीन का जैव संश्लेषण करता है। अब देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 3 सही हैं। बताइए कितने सही हैं इसमें से? तो देखिए आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें GM फसलें कहलाती हैं। तो बीटी कपास के पौधे बीटी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो कि कपास के मुख्य कीट जो बालवर्म को मारता है। क्यों? क्योंकि ये जो है फसल द्वारा उत्पादित विषैले प्रोटीन को निगल जाते हैं। ये फसल जब उत्पादित होती है तो इसमें विषैले प्रोटीन भी होती हैं। तो जो ये पौधे होते हैं इसमें विषैली प्रोटीन के होने की वजह से जब ये पत्ते को खाते हैं पौधे, ये जो है कीड़े, तो क्या होते हैं? मर जाते हैं अपने आप। और बीटी बैगन तो पहला सही हो गया। बीटी बैगन को बीटी फल और सूट बोरर की प्रजाति के प्रति
प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। बीटी बैगन को मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है, के क्रिस्टल प्रोटीन जीन डालकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। और गोल्डन राइस जो चावल होता है इसमें विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन के उत्पादन, बीटा कैरोटीन जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी तीन सही हैं। अगला है चांग ई 6 यान शब्द को कभी कभी समाचारों के संदर्भ में देखा जाता है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ये मंगल ग्रह अन्वेषण है, चंद्रमा के दूरवर्ती भाग से नमूना वापसी, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निष्कर्षण और परमाणु ऊर्जा संचालित मिसाइलें। तो ये किसके बारे में है? चांग ई 6 किसका नाम है? तो ये जो है चंद्रमा से दूरवर्ती भाग में नमूना वापसी है। जो है चीन द्वारा इसको जो है भेजा गया था। चंद्रमा के दूरवर्ती भागों से जो है वहाँ के चट्टान और मिट्टी के नमूने को जो है सफलतापूर्वक एकत्रित करके जो है चंद्रमा की सतह से उड़ान भर के ये पृथ्वी पर वापस आ गया है। नाम क्या है? चांग ई 6, चीन द्वारा भेजा गया था। यान का लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन था। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर इसने लैंडिंग किया। ठीक है, और वहाँ से उड़ के फिर ये नीचे आ गया मिट्टी और चट्टान को लेकर वहाँ की। ठीक है, कुछ उसके अवशेष, मतलब ये जो है पहला कार्यक्रम, ये जो है पहला इस तरीका का मिशन नहीं है। 2020 में चीन ने चांग ई 5 नाम से एक मिशन लॉन्च किया था, उसका भी यही काम था। तो चांग ई 6 दूसरा मिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। जलवाष्प उपयुक्त में से कितने सिंथेटिक गैस, सिन गैस जिसको कहा जाता है, या सिंथेटिक गैस के घटक हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त सभी। ठीक, आइए सिन गैस के बारे में जानते हैं। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले को सिंथेटिक गैस सिन गैस में परिवर्तित कर देती है। कौन सी प्रक्रिया? कोयला गैसीकरण। इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसों का मिश्रण होता है। सिन गैस का उपयोग उर्वरक, ईंधन, सॉल्वैंट्स और सिंथेटिक सामग्री के एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, जिसमें चारों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोटा, जो कि जब आप वोट देने जाते हैं तो उसमें नोटा का भी एक बटन होता है। नोटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी आपके हाल ही में लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे इंडिया में हुआ है। तो नोटा प्रतीक को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और यदि किसी निर्वाचित क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक मत मिलते हैं तो उसके 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराया जाता है। बताइए कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, न 1 न 2। तो भैया इसमें केवल 1 सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह मतपत्र एक मतदान विकल्प है नोटा। ठीक है, और इसको जो है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसका पहला तो सही हो गया। अब नोटा को भले ही कितने वोट मिल जाएं और उसके बाद में किसी जो दूसरा कैंडिडेट होगा, नोटा को मान लो 7 लाख वोट मिल गए, ठीक है, और दूसरे को मिला 3 लाख, तो जो 3 लाख वाला है वही जीत जाएगा। दूसरा मतदान जो दूसरा कैंडिडेट होगा, नोटा नहीं जीतेगा। तो नोटा द्वारा कुछ नहीं हुआ और कोई इलेक्शन 6 महीने में कोई इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। मतलब वही प्रत्याशी आपका चुनाव जीत जाएगा जो दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, तो इलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है कि कोलंबो प्रक्रिया के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलंबो प्रक्रिया के तहत लिए गए निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। वर्ष 2024 में भारत अपनी स्थापना के बाद पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो है आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते हैं। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण है कि कोलंबो प्रक्रिया में 12 एशियाई देश शामिल हैं। कितने? 12 एशियाई देश शामिल हैं, जिसमें एक क्षेत्रीय परामर्श मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के उन देशों के लिए जहाँ पे लोग जो है अपना देश छोड़ के अलग दूसरे देशों में कमाने जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, उन प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया है। इसमें 12 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम।
ठीक है, ये 12 देश इसमें शामिल हैं। कोलंबो प्रक्रिया के तहत निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो आपका जो है पहला गलत हो गया। हाल ही में ये जो है बनी थी 2003 में, और हाल ही में 2024 से 26 की अवधि के लिए भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है, 2024-26 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुंगा टोंगा या हुंगा हापाई, हुंगा टोंगा और हुंगा हापाई ज्वालामुखी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट है जिसमें 2 निर्जन द्वीप हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा शामिल हैं। इसके अत्यधिक विस्फोट होने का एक कारण ईंधन शीतलक परस्पर क्रिया है। इसमें से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो एक और दो दोनों सही हैं। हुंगा हापाई, हुंगा टोंगा ये ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। ठीक है, ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी न्यूजीलैंड से लेके फिजी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अपने लोकेशन देख लिया, न्यूजीलैंड से लेके कहाँ तक? फिजी तक। ठीक है, तो हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी एक समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो ये कथन आपका सही हो गया है। यह एक जो है निर्जन क्षेत्र है ना, निर्जन द्वीप। पिछले कुछ दशकों से यह ज्वालामुखी नियमित रूप से विस्फोटित होता रहता है। चलिए इसको आगे देखते हैं कि इसके अत्यधिक विस्फोटक होने का एक कारण ईंधन शीतलक परस्पर प्रक्रिया है। तो इसका ये दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह परस्पर जुड़े ई बाजारों का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से ब्रांड सहित विक्रेता अपने उत्पादों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं। दूसरा है, यह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए ओपन सोर्स नेटवर्क से प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल के परिवर्तित की अनुमति देता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। तो बताइए कितने इसमें सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या न एक न दो। तो देखिए भैया, इसका पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? इसमें कह रहा है कि इसके खरीद बिक्री के लिए ओपन सोर्स नेटवर्क से प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल परिवर्तित। अब अगर प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल हो जाएगा तो ये जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कैसे होगा? तो इसमें क्या है कि प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से ओपन सोर्स नेटवर्क में परिवर्तन अनुमानित करता है ना। और ये जो है तो आपका दूसरा और तीसरा गलत है और पहला सही है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है परस्पर जुड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो मार्केट प्लेस होते हैं उनमें नेटवर्क है। इसमें ब्रांड सहित विक्रेता बिचौलिया जो नहीं होता है, तो एक ब्रांड होता है और जो खरीदार होते हैं डायरेक्ट इनमें दोनों में बातचीत होती है और खरीद बिक्री होती है। ठीक है, तो ये हुक हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे ये जो है प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से खुले स्रोत नेटवर्क में परिवर्तन है, तो ये दूसरा गलत हो गया क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ था कि खुले स्रोत नेटवर्क से प्लेटफॉर्म मॉडल है, तो गलत हो गया। और डिजिटल इंडिया जो है ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि IT मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, वहाँ पे IT मंत्रालय दिया हुआ है इंडिया में, उसमें क्वेश्चन में। तो आपके जो है दूसरा और तीसरा गलत हो गया, पहला सही है। ठीक है, अगला है हाल ही में समाचार में रहा जोल्फा क्षेत्र किस देश में स्थित है? ईरान, इजराइल, लेबनान, मिस्र। तो ये आपका ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान में। ये जोल्फा ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत का एक शहर है। जोल्फा को अजरबैजान की सीमा पर स्थित जुल्फा शहर से अरास नदी अलग करती है। ठीक है, अरास नदी का नाम याद रखिए। अरास नदी द्वारा ये जुल्फा और जोल्फा ये अलग अलग हैं। तो जुल्फा आपका पड़ जाता है अजरबैजान में और जोल्फा पड़ जाता है ईरान में। जोल्फा लोग अपनी स्थानीय बोली तुर्की अजरबैजानी बोलते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन आप देख लीजिए। ये देखिए पूरा ईरान का नक्शा है और ये आपका जोल्फा शहर, यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा आपको अजरबैजान। ठीक है, तो आज यही टॉप 10 इसके करंट न्यूज़ थे। मिलते हैं नए क्लास में अगले वीक में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।